हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। तो आज है हमारी क्लास 11th की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक को और स्टैटिस्टिक के टूल्स को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स का मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ विद इजी एक्सप्लेनेशंस। आपको बहुत ही आसानी से सारा सब्जेक्ट, सब कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के समझ आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, हम इसी तरीके से चैप्टर वाइज यहाँ पर अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे क्लास 11th का, जिसमें हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स को बना देती हूँ बहुत ही इजी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू, जिसमें हम डिफरेंट डायग्राम, माइंड मैप, इन सब के थ्रू अपने इकोनॉमिक्स के हर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और उससे पहले हम समझेंगे हमारे इकोनॉमिक्स को। तो आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है, तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या होती है। हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स ही आपसे पूछ लें कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या आखिर। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम किन तीन चीजों की स्टडी करते हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी। ओके, और इसी के साथ इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओके, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है? डेवलपिंग जो धीरे धीरे डेवलप कर रही है। एक इकोनॉमी होती है जो डेवलप्ड होती है लाइक यूएसए, और एक होती है डेवलपिंग लाइक इंडिया। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो इंडिया जो है हमारी वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमारी जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये टर्म आपको ज्यादा सुनने को मिलेगी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी इंडियन इकोनॉमी में होना। ह्यूमन की वांट्स जो हैं वो हमारी अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। ओके, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे हमारी इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्सेज कैसे हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो क्या होता है, जो हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज कम है, इस वजह से जो वांट्स एंड नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो यही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी में कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम किस तरीके से अपनी वांट्स को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ आया इकोनॉमिक्स क्या है। आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर। लाइक कि एक प्रोड्यूसर है जो कि ब्रेड की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ब्रेड को प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रेड बना रहा है अपनी फॉर्म में। ठीक है, वही जो कंजप्शन है वो कौन करेगा? कंज्यूमर, यानी कि हम लोग। अगर हम ब्रेड घर पर लेकर आते हैं तो हम कौन हुए? हम कंज्यूमर हुए, क्योंकि हम उस ब्रेड का एट दी एंड क्या करने वाले हैं? कंजप्शन करने वाले हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और प्राइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अभी इसको मैं समझाऊंगी आपको। सबसे पहले ये समझ लीजिए, प्रोडक्शन, कंजप्शन। प्रोड्यूसर ने ब्रेड का प्रोडक्शन किया एंड कंज्यूमर ने ब्रेड का कंजप्शन किया। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम एंड प्राइस, इन दो की बात हम करते हैं कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और प्राइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर दो टर्म्स हम समझते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड
एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस। तो जो भी हमारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस के थ्रू हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन के बाद जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस हैं, उनको इनकम और प्राइसेस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें प्राइस ऑफ लैंड होता है हमारा रेंट, लेबर इज वेज, वेज क्या होती है, जो दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है। ठीक है, कैपिटल इज इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। ठीक है, याद रखेंगे, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टडी होती है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम का पता लगा पाते हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम का कब पता लगा पाएंगे, जब हमें जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सबके प्राइसेस, इनकम्स, ये सब पता होगी। ठीक है, तो ये सारी हमारी फैक्टर इनकम हो गई इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो ये है हमारा फैक्टर ऑफ इनकम है, जो इन प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट की गई इनकम होगी। क्लियर है, समझ आया? प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बाकी अभी तो ये बेसिक है, आगे चलकर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये सब अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जल्दी से समझ लेते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑल द प्रोसेसेस यूज्ड टू ऑब्टेन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड। जो भी लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज जरूरत होती है, वो सारी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 फेस होते हैं, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का एंड कंजप्शन का। ये 3 फेस हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिसके थ्रू प्रोडक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। तो इन सब के थ्रू हमारा प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो इसकी वजह से ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम उसका कंजप्शन कर लेते हैं। तो समझ आया क्या फेस था? सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो हमारे थ्रू कंज्यूम किया गया। ठीक है, तो इसका कंजप्शन हो गया। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन आर 3 फेसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब हमने समझा इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमिक्स में भी 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ब्रांचेस के बारे में हम 11th एंड 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है उसे समझते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो इज स्मॉल, ओके, और मैक्रो इज बिग। ठीक है, कॉमन वर्ड्स हैं, उस कॉमन वर्ड्स में समझिए, जो छोटे स्तर पर बात करें वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो बड़े लेवल पे बात करें वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, बेसिक समझ आया? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है इंडिविजुअल की, लाइक फर्म, लाइक कंज्यूमर। ठीक है, एक फर्म के बारे में बात कर ली, एक कंज्यूमर के बारे में बात कर ली, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है, उसमें हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो हम उसमें एग्रीगेट की बात करते हैं, लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। ठीक है, नेशनल इनकम को ही जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वर्ड्स अभी आपके लिए नए होंगे पर आपको समझने हैं क्योंकि ये आगे तक आपके साथ चलने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो होती है वो हमारी इंडिविजुअल मार्केट होती है, अभी मैंने बात किया इंडिविजुअल की बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी की बात करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करता है, जिसमें हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी क्या है हमारा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसे सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स, जो गुड्स के प्राइस पे इफेक्ट आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि महंगाई कितनी हो रही है, तो जनरल प्राइस लेवल की जब बात करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, फिर से इंडिविजुअल आ गया, देख रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट,
इन सब की स्टडी करते हैं कि टोटल हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, हमारी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, महंगाई कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वहीं बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं, फर्म का बिहेवियर देखते हैं, प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखते हैं, तो वो हम सारा कंसिडर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और वहीं बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल जो डिमांड हमारी पूरी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, ठीक है। किसी सिंगल पर्सन की बात करेंगे तो डिमांड की बात करेंगे, बट जहां हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, ठीक है। चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, चाहे एग्रीगेट सप्लाई हो। तो एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी कि टोटल डिमांड, यानी पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मैक्रो इकोनॉमिक्स? एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई ऑफ गुड की बात करते हैं, और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कंजप्शन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब जो डिटेल में हम पढ़ते हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर इंडिविजुअल मार्केट को कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी करते हैं। ओके, बेसिक है, समझ आ गया। तो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 11th क्लास में, यानी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी तो हम स्टैटिस्टिक का सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। उसके भी डिटेल में चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे इजी लैंग्वेज में। तो फाइनली अब हम आ गए हैं हमारी स्टैटिस्टिक पे कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक समझ ले, इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है, क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। वो सब समझने के बाद अब हम समझेंगे स्टैटिस्टिक बेसिकली होती क्या है। अब आप स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है। डेफिनेशन तो आपने सभी ने पढ़ी होगी, और आपको कितना समझ आया स्टैटिस्टिक क्या होती है, प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी जिन्हें नहीं आता है मैं उन्हें समझाती हूँ, और साथ में जिन्हें आता है वो भी समझ लीजिए, जितना आता है उस नॉलेज में और ऐड कर लीजिएगा। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक डील करता है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक में हम न्यूमेरिकल डेटा की प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन इन सबको इंक्लूड करते हैं, तब हम स्टैटिस्टिक की प्रोसेस को करते हैं। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक है वो मैथमेटिक्स के ब्रांच है, and also used in disciplines such as accounting, economics, management, physics, finance, psychology and sociology। यानी कि different disciplines में भी स्टैटिस्टिक का यूज होता है। That's why हम इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसलिए हमारे को स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट दिया गया है क्योंकि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इसको पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़े तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, तो अगर साथ के साथ कवर करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक अच्छे से समझ आएगी। अदरवाइज अगर आपने आज ये क्लास ले ली, बाकी 2 दिन बाद क्लास ली, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज नहीं कंप्लीट हो पाएगा, और उससे आपको स्टैटिस्टिक को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। क्योंकि हो सकता है आज मैंने आपकी फॉर्मूला क्लास ली, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में सीधा मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए। तो अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्लास में आते हैं तो अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सीरीज वाइज ही क्लास अटेंड करनी है। ओके, तो स्टैटिस्टिक में भी हम 2 डेटा की बात करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। पढ़ा होगा आप सभी ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। अब क्वालिटी में जैसे जेंडर ले लेते हैं, जेंडर में मेल और फीमेल, ये क्वालिटी हुई, ठीक है। अब मेल में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी क्वालिटेटिव डेटा की। ये सारा डेटा जो होगा वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा में आएगा, ठीक है। और क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो इनकम, प्राइस, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। जो न्यूमेरिकल डेटा है वो हमारा क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा की नीड होती है। इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
तो इन सब के लिए हमें क्वांटिटेटिव डेटा की नीड होती है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। जिसमें न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हुआ, और जहां क्वालिटी की बात कर रहे हैं लाइक जेंडर में मेल फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो एक क्वालिटी हो गई कि एक पर्सन का एज जेंडर, ठीक है, तो वो हमारे क्वालिटी डेटा में आ गया। तो समझ आ गया स्टैटिस्टिक क्या है। अब समझते हैं स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में जो हमारी स्टैटिस्टिक होती है वो एक न्यूमेरिकल फैक्ट होता है विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। ओके, इसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है प्लूरल सेंस की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस आर न्यूमेरिकल डेटा दैट डिस्क्राइब and summarize characteristics or attributes of a specific set of items or individuals। तो ये सारा जो होता है वो न्यूमेरिकल फैक्ट होता है विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा सेंसस स्टैटिस्टिक। सेंसस स्टैटिस्टिक प्रोवाइड डिटेल डेटा अबाउट द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग एज जेंडर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आप सभी को पता होगा जनगणना होती है तो घर घर जाके उनका पूरा विवरण लिया जाता है कि आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन एम्प्लॉयड है, कौन कौन है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है जब जनगणना होती है तो, ठीक है। तो जो ये सेंसस स्टैटिस्टिक होती है वो भी हमारी प्लूरल सेंस में आती है। जब पॉपुलेशन की पूरी इकोनॉमी की हम एग्रीगेट की बात करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो प्लूरल सेंस में आता है हमारा स्टैटिस्टिक। ओके, और देखिए यहाँ पर इंक्लूडिंग एज जेंडर और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो आपको दे रखा है वो उसकी क्वालिटी हो गई, वो सब क्वालिटेटिव डेटा में आ गया। ये सारा जो है फैक्टर्स, एज का फैक्टर, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सब हमारा किस में आ गया, क्वालिटेटिव डेटा में आ गया, ठीक है। क्वालिटेटिव है कि क्वालिटी है इसकी कि एज है, जेंडर है, एम्प्लॉयमेंट है, बट उसी के साथ पॉपुलेशन का एक पूरा विवरण लिया जा रहा है जो कि न्यूमेरिकल डेटा में लिया जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो इसलिए प्लूरल सेंस में द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। वहीं बात करें एक और एग्जांपल की, तो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक इंक्लूड करता है फिगर्स। कैसी फिगर्स को इंक्लूड करता है, लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसी के थ्रू में पता चलता है हमारी इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ है। और कौन सी फिगर इंक्लूड होती है, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक में इंक्लूड होती है। अब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम कौन सी स्टैटिस्टिक की स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक की। ओके, जिसमें हम नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब स्टैटिस्टिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटा की बात होती है, सिंगुलर सेंस में हम बात करते हैं कि डेटा को किस तरह कलेक्ट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और इंटरप्रिटेट किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब की जब हम बात करते हैं तो वो कब करते हैं, वो सिंगुलर सेंस में बात करते हैं। याद रखिएगा, प्लूरल सेंस में हम बात करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करने का, और वही बात सिंगुलर सेंस की होती है तो हम यहाँ पर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को इंक्लूड करते हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन आपसे इधर से आता है कि आप स्टैटिस्टिकल स्टेजेस बताइए, तो ये स्टेजेस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। डेफिनेशन देखते हैं। इन द सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। जितना भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसका कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक, उसके रिजल्ट तक हम लोग जिन स्टेजेस से गुजरते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। ओके, यानी वो हमारे सिंगुलर सेंस में आते हैं। तो स्टेजेस की बात करें तो ये हमारे स्टेजेस हैं, अच्छे से याद करने हैं आपको। 5 स्टेजेस हैं इनमें जिनकी बात हम करेंगे। आगे चलते हैं और इसे समझाती हूँ आपको स्टेजेस को। देखिए मैंने इसका पूरा टेबल बना दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडी है, जो स्टेजेस मैंने आपको बताए, ठीक है। और उसके लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं वो यहाँ हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो किसके थ्रू करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल हैं जो हेल्पफुल होंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो है हमारा सेंसस और सैंपल टेक्निक। इन दो टेक्निक्स के थ्रू हम इजीली सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
सेंसस जो होता है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन से जो डेटा इकट्ठा करना होता है उसको हम सेंसस बोलते हैं, ठीक है। यानी पूरी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इकोनॉमी की, उसका डेटा इकट्ठा करना सेंसस हो गया बड़े लेवल पे जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं बात करें हम सैंपल टेक्निक की, तो सैंपल टेक्निक में जो पॉपुलेशन का कुछ पार्ट होता है ना, उसका डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसे सैंपल टेक्निक कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर सिटी की आपको मैंने बोल दिया कि आपको वहां का डेटा कलेक्ट करके लाना है, तो ये एक सैंपल टेक्निक हो गई। बट मैंने आपको बोला ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो वो हमारा सेंसस हुआ, ठीक है। सेंसस कब होता है? जब हमें पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना हो, जब हम जनगणना करते हैं तो सेंसस का यूज होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब है किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके में अरेंज करना जो होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ओके, इसमें हम दो टूल्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल, वो है हमारा एरे ऑफ डेटा एंड टैली बार्स। अब एरे ऑफ डेटा क्या होता है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, डोंट वरी। एरे ऑफ डेटा जो हमारा होता है वो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज बोला ना मैंने कि ऑर्गेनाइज करना है हमें अब डेटा को, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सिस्टमैटिक वे में उसे अरेंज करना होगा। तो जब सिस्टमैटिक वे में हम उसे अरेंज कर रहे हैं, तो या तो हम असेंडिंग में उसे अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एरे ऑफ डेटा। जो भी बात मैं बोल रही हूँ उन्हें अच्छे से सुन लीजिए, और अगर आपको लिखना है तो किसी नोटबुक में उसे लिख भी लीजिए। ये सब आपको लिखा हुआ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ये सब आपको समझना है इन चीजों को। तो जो जो मैं बोल रही हूँ उनको अच्छे से समझिए, ठीक है। पहले समझ लीजिए फिर उसको लिखना अपने पास, ओके। क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा कि एरे ऑफ डेटा क्या है, टेलीबार्स क्या है, सेंसस क्या है, और ये सारी कॉमन जो टर्म्स है ना, ये आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप रिसर्च सेक्टर में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ाई करते हैं, मास्टर इकोनॉमिक्स करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इन सबको स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचना, अच्छे से समझ लीजिए, आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, और अभी भी क्लास 11th में आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो जो भी करा रही हूँ, जैसा भी करा रही हूँ, उसे उसी तरीके से करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टैली बार्स की। टैली बार्स क्या होता है? टैली बार्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड और काउंट करने का मेथड होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज करने की बात की ना कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, और एरिया ऑफ डेटा में असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन सब में उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, किसको? डेटा को। थर्ड स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, अब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम डेटा की? हम टेबल्स के थ्रू प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे टूल्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, टेबल्स के थ्रू प्रेजेंटेशन करेंगे डेटा की, ग्राफ्स के थ्रू और डायग्राम्स के, ठीक है। तो टेबल, ग्राफ, डायग्राम्स के थ्रू हम प्रेजेंटेशन करेंगे हमारे डेटा की। अब टेबल्स क्या होती है? जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, वो हमारा टेबल होता है। और ग्राफ्स क्या होते हैं? जब हम डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो हमारी होती हैं ग्राफ्स। ग्राफ कैसे? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, हिस्टोग्राम वगैरह जब हम पढ़ते थे, ठीक है। तो ये बार ग्राफ वगैरह, लाइन ग्राफ जो होते हैं, वो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। फिर वही बात करें हम डायग्राम की, तो डेटा का पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक पाई चार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, वो सब हमारा डायग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब के थ्रू हम प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे डेटा की। अब कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब स्टेज 4 में हम एनालाइज करेंगे डेटा को। एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा को एग्जामिन करना ताकि पैटर्न्स या रिलेशनशिप मिल सके, ठीक है। क्या पैटर्न है हमारे डेटा का, क्या रिलेशनशिप है, वो सब हमें आराम से समझ आ सके, इसलिए एनालिसिस करते हैं हम डेटा का। उसमें हम परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स का हम यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, ओके। तो परसेंटेज जो होता है वो पूरी डेटा का प्रोपोर्शन निकालता है, और वहीं बात करें एवरेज की, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करता है। सेंट्रल टेंडेंसी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो वो एवरेज निकालने का काम करता है, ठीक है। कौन करता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड। इन ब्रीफ पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें। कोरिलेशन जो होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है,
और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टिमेट करता है। ओके, क्लियर है? अब लास्ट स्टेज है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सब कुछ हमने कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, एनालिसिस कर लिया डेटा का। अब इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि रिजल्ट का टाइम आ गया। ठीक है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल टूल रिजल्ट जब हमें निकालना होता है तो कौन सा टूल यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब हमें डेटा एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कि क्या रिजल्ट निकला है। तो परसेंटेज जो है वो हमारा प्रपोर्शन के साइज को एक्सेस करता है ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। वहीं एवरेजेस जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स यूज करके डेटा को समराइज करता है। ठीक है, समराइज करने का काम करता है एवरेज। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को समझाता है। एग्जाम्पल के लिए यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो बाय यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शंस को समझाता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये स्टैटिस्टिकल स्टडीज जो हैं, स्टेजेस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, साथ ही साथ उसके टूल्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले डेटा को कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रेजेंट किया, फिर एनालिसिस किया, फिर इंटरप्रिटेशन कर दिया, यानी कि फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम निकाल के दे दिया। ठीक है, और इन सब टूल्स के थ्रू ये सब होता है। ठीक है, कलेक्शन किसके थ्रू होगा, ऑर्गेनाइज किसके थ्रू होगा, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और ये हर स्टेज जो है वो स्टैटिस्टिकल स्टडी में जरूरी है ताकि रो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदला जा सके और डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिल सके। ओके, अब दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसमें एक और कंपोनेंट होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक, बट अप्लाइड आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें यहाँ पर दो ही पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है? जहां पर हम पूरी समराइजिंग और डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ डेटा की बात करते हैं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन जो होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम लोग मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर होते हैं उनका एवरेज होता है मीन। ये सब पूरा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ करेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इन सब के फॉर्मूले करेंगे, देन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मीडियन क्या होता है? द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा इज ऑर्डर्ड। मीडियन से ही समझ आ रहा होगा, जो मिड वैल्यू है वो हमारी मीडियन होती है। मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर वैल्यू इन डेटा सेट। तो जो पूरा डेटा होता है उसमें जो सबसे ज्यादा बार आता है वो हमारा मोड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे है 2, 4, 6, 3, 4, 5, 4, 1, 4। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा बार क्या आ रखा है? 4। देखिए 4 कितनी बार रिपीट हो रखा है? 4 बार रिपीट हो रखा है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मोड क्या है, 4 जो होगा वो आपका क्या होगा? मोड होगा। ठीक है, समझ आया मोड कैसे निकालते हैं? जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वही हमारा मोड होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ द डेटा। जितना ज्यादा डेटा स्प्रेड हो रखा होता है, फैला हुआ होता है, डिस्पर्स होता है, वो हमारा मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप सभी को आगे की क्लासेस में देखने को मिलेगा। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है? जब हम प्रिडिक्शन करते हैं या अनुमान लगाते हैं किसी पॉपुलेशन के सैंपल का, वो हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आ जाता है। ठीक है, कि हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 140 करोड़ है। ठीक है, तो 140 करोड़ मैंने एस्टिमेट कर लिया, मैंने प्रिडिक्शन कर ली खुद ही, या आने वाले सालों में 140 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? जस्ट एक प्रिडिक्शन है, ये जस्ट एक इन्फ्रेंस है, अनुमान है कि भाई 140 करोड़ है। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है कि हम किसी भी चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आता है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? जिसके थ्रू हम हमारा रिजल्ट निकालते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये रिसर्च का टॉपिक है बेसिकली, बट आपके सब्जेक्ट में इसका बेसिक आएगा तो वो हम समझ लेंगे। डिटरमाइनिंग वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, यानी अगर कोई हाइपोथेसिस है, इसमें दो हाइपोथेसिस होती है, ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। तो अगर किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए कि क्यों आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है estimating a range which a population parameter is likely to lie.
एंड रिग्रेशन एनालिसिस होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हुआ। डिस्क्रिप्शन में हमारा एवरेज आ जाएगा, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इन्फ्रेंशियल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और रिग्रेशन एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिक क्या है समझ लिया, अब फंक्शंस क्या है स्टैटिस्टिक के, क्या काम होते हैं स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटीज, तो जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है उन्हें सिंपल कर देता है स्टैटिस्टिक। मैंने आपको बोला कि आप बताइए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन में से आप कैसे बताएंगे कितनी पॉपुलेशन है, आप बोलेंगे बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया में बहुत ही पॉपुलेशन है। बट स्टैटिस्टिक के थ्रू क्या हुआ, एक आपको पर्टिकुलर डेटा पता चल गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है, ठीक है। ये डेटा है हमारा 2024 का, कि 2024 में जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है। तो वो कैसे पता चला, स्टैटिस्टिक के थ्रू पता चला, ठीक है। तो यानी कि कितना कॉम्प्लेक्स था, इतनी सारी पॉपुलेशन को देख के आप बता सकते हैं कि कितना डेटा होगा, कितने टोटल पॉपुलेशन होगी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया गया, प्रेजेंट किया गया, एनालिसिस किया गया, उन सब प्रोसेस के बाद, उन सारे स्टेजेस के बाद आप इजीली आप बता सकते हैं कि 144 करोड़ जो है वो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो समझ आया किस तरीके से स्टैटिस्टिक कॉम्प्लेक्स चीजों को, डिफिकल्ट चीजों को सिंप्लीफाई कर देती है, सिंपल कर देती है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हुआ स्टैटिस्टिक का। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर। स्टैटिस्टिक में हमेशा नंबर्स में फैक्ट्स बताए जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आपसे पूछा गया पॉपुलेशन का तो आप बोलेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की। बट इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कितनी हो रही है तो आपको सफिशिएंट वे में पता होगा। जैसे अभी मैंने बोला 144 करोड़ है, तो न्यूमेरिकली आपको पता चल गया ना, नंबर में एक्सप्रेस हो गया ना कि 144 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इससे क्या हो गया, इजिली आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करता है फैक्ट्स इन नंबर। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टैटिस्टिक एनलार्ज ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन की नॉलेज को एनलार्ज करता है और एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, क्योंकि अब डेटा को समझना बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन नॉलेज भी एनलार्ज हो रही है। स्टैटिस्टिक इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है स्टैटिस्टिक के थ्रू। सभी पॉलिसीज जो है हमारी, सभी प्लान्स को फ्रेम करने के लिए इकोनॉमिक्स की सभी फील्ड्स में, लाइक ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उन सब में बहुत ही हेल्पफुल है। लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ फोरकास्टिंग। ये अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया कि प्रिडिक्शन ऑफ फोरकास्टिंग के लिए स्टैटिस्टिक बहुत हेल्पफुल है, कि हम पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो इस साल 7% रहेगी, ठीक है। अब वो जीडीपी हमारी या तो 6.9% रहती है या फिर 7.1% चली जाती है, यानी ऊपर चली जाती है। तो ये क्या हुआ, ये एक एस्टिमेट नंबर हुआ जिसके थ्रू हमने बोला कि भाई जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 7% होगी, ठीक है। बट हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है या तो वो कम हुई या फिर वो ज्यादा हुई। तो ये एक प्रिडिक्शन हुई। तो स्टैटिस्टिक हेल्प करती है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अराउंड 7% होगी, या तो अबव या बिलो, बट ज्यादा अबव या बिलो नहीं होगा। तो एस्टिमेट करने में बहुत इजी होता है, प्रिडिक्ट करने में बहुत इजी होता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये, कि वो इजिली प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर लेता है। तो बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है ये, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्टैटिस्टिक की, क्यों हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, क्या रोल है इसका। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टैटिस्टिक इन बिजनेस, स्टैटिस्टिक इन एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट रोल है स्टैटिस्टिक का, ठीक है। बट बेसिकली हम स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक की, और बाकी का बाकी सब पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम तो पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स को। तो स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कंजप्शन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं वो हम इन कंजप्शन और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों एक्टिविटीज, इन तीनों फेसेस के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो इन तीनों इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। अब हम समझेंगे लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक की।
क्योंकि हर चीज के फायदे के साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो स्टैटिस्टिक में भी कमियां थी। क्या कमियां हैं स्टैटिस्टिक में? स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैटिस्टिक है उसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, है ना, पूरी पॉपुलेशन कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है पूरी इकोनॉमी की, तो ये सब हम स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिक डील विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ओनली, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स पे स्टैटिस्टिक डील करता है। कितना डेटा है, कौन सा डेटा है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितनी है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स पे डील करता है। स्टैटिस्टिक लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। तो स्टैटिस्टिक का जो रिजल्ट होता है, हम जब स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो एवरेजेस में ट्रू होता है। ठीक है, जब हम एवरेजेस के थ्रू करते हैं वो ट्रू आता है। ठीक है, फोर्थ वन इज ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक के, लाइक NSSO, जो कि होते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर कैसी टीम बैठती है? एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है। तो नेशनल सैंपल सर्वे क्या है? जहाँ पर सैंपल्स की सर्वे होती है। तो बड़े स्केल पर यहाँ पर सैंपल की सर्वे होती है। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट होता है, उसके बाद ये लार्ज स्केल पर सर्वे करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक का। तो जो NSSO वाले हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाले, वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू हमारे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह की रिपोर्ट्स आती है। ठीक है, इन एक्सपर्ट्स के थ्रू। ये एक्सपर्ट है हमारे स्टैटिस्टिक का। ओके, फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ डेटा, यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो होमोजीनियस होता है। इसमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस आपको समझना पड़ेगा। जो होमोजीनियस होता है उसमें सेम डेटा होता है। ठीक है, लाइक अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा जो है सेम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो हुआ हमारा होमोजीनियस। वहीं बात करें हम हेट्रोजीनियस की, तो उसमें डिफरेंट डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए ट्री और मैन का डेटा। ठीक है, एक जगह हमने डेटा कलेक्ट कर रखा है आदमियों का और एक जगह पेड़ का, तो इन दोनों का कोई रिलेशन है? इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक नॉन लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा हो गया, तो उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। जब सेम डेटा हम कलेक्ट करते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, सभी अनएम्प्लॉयड लोगों की डिटेल हमने ले ली, तो वो सेम डेटा हो गया, वो होमोजीनियस हुआ। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डेटा, सेम डेटा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ डेटा को कलेक्ट करता है। तो यही इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये सिर्फ सेम डेटा को साथ में कलेक्ट करता है और डिफरेंट डेटा को रिजेक्ट करता है। डिफरेंट डेटा से वो क्या काम करेगा? अब मैंने डिफरेंट डेटा में से अगर मुझे पॉपुलेशन देखनी है तो मैं इसमें से मैन के डेटा को कलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो वो हो गया मेरा होमोजीनियस। क्लियर हुआ? होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, और ये हमारी स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ होमोजेनिटी ऑफ डेटा पे काम करता है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक कंप्लीट होता है। हमने देखा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट और स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम और डेप्थ में इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और अपने आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं और आप सभी क्लासेस को इजीली ले पाएं। और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।